हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर ऑफ जुलाई 2023। ओके, आज के हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट को लेकर के। इन्वायरमेंट में जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। अभी अमेंडमेंट आया है, तो इसको डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज CBD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये क्या काम करता है, तो ये सबसे पहले तो लीगली बाइंडिंग होता है। सारी जो भी इसकी पार्टीज होती हैं, 196 पार्टी हैं और इंडिया अपना मेंबर है इसका। तो इसमें 3 गोल डिसाइड किए गए थे जब इसको बनाया गया कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है, जिससे कि हम उनको फ्यूचर के लिए भी प्रोटेक्ट कर सकें। साथ ही साथ हमें जितने भी बेनिफिट हो रहे हैं उनकी जो शेयरिंग है वो बहुत फेयर और इक्विटेबल तरीके से करना है, कि जिसको जितनी ज़रूरत है, जैसे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी हमें यूज़ करना है इसको। ठीक है, कुछ लोग अपने, जैसे कि ट्राइबल लोग जो होते हैं, वो इनको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो जिसका जैसा बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको बेनिफिट शेयर करने हैं इस चीज़ के। ठीक है, अब इसमें मेनली 3 प्रोटोकॉल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो रेटिफाई की गई हैं। एक है नगोया प्रोटोकॉल, जो बेनिफिट शेयरिंग की बात करती है। एक है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जो बायोसेफ्टी की बात करता है। और एक है नगोया कुलालुम्पुर, जो कि लाइबिलिटी पे बात करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने समझा। आप समझेंगे कि ये एक्ट क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, जब 1992 में CBD आया तो उसको हमें भी इम्प्लीमेंट करना था, हमें अपनी कंट्री में उसको इम्प्लीमेंट करना था। उसी के को ध्यान में रखते हुए 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। ठीक है, तो अब इस एक्ट का क्यों लाया गया ये एक्ट, तो देखिए, इस एक्ट को लाने के कुछ एम थे। जैसा कि उसमें भी बताया गया कि हम चाहते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व हो, इसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका सस्टेनेबल यूज़ हो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि बेनिफिट शेयरिंग ही कहें तो जस्ट और फेयर हो। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव नियरली वही है जो CBD के थे, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बस यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि शेयर ऑफ बेनिफिट, वहाँ पे हमने बोल दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात कर रहे हैं। इस एक्ट से एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि इसने डिसेंट्रलाइज कर दिया है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। एक नेशनल लेवल पे बॉडी बनाई है, एक स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसका नाम है NBA, SSP एंड BMC। ठीक है, इस एक्ट ने बेनिफिट शेयरिंग किस तरीके से होना चाहिए इसके बारे में बात की है। क्या वो मॉनेटरी कंपनसेशन होना चाहिए, या फिर वो IPR से रिलेटेड कंपनसेशन होना चाहिए, या फिर वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र से लेकर के कंपनसेशन होना चाहिए, इस एक्ट ने ये भी बताया है। अब इस एक्ट के क्या सिग्निफिकेंस है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि देखो, सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। तो इसका आप देख सकते हो कि जो मेडिसिनल प्लांट हैं उन पे जो प्रेशर पड़ना था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम उनको कल्टीवेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पे अब आप रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशन, जैसे कोई रिसर्च का रिजल्ट आया तो उसको आराम से शेयर कर सकते हो, फैसिलिटेट कर सकते हो, क्योंकि आपको उस तरीके का एक फ्रीडम दिया जाने लगा था इस एक्ट के थ्रू। आप जो है इंडियन मेडिसिन को भी इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि आपके पास अब आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते थे, आप नई नई मेडिसिन बना सकते थे। तो ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड कर रहा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसके बाद आप यहाँ पे, अब चूंकि आपने बहुत सी चीज़ें लीगलाइज कर दी हैं कि आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो वगैरह वगैरह, तो लोग क्या है फिर इन्वेस्ट करेंगे कि चलो फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ रिसर्च करके कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा तो जो कंपनी है या जो इन्वेस्टर है उनको बेनिफिट होगा। ओके, राइट। तो अब हमें इसमें क्या चेंज किया हमने, क्यों ज़रूरत पड़ गई इसकी, तो देखिए, अभी बात करते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें लाना पड़ा इसमें अमेंडमेंट। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात की जा रही है वो है कि एग्जम्पशन को लेकर की। अभी क्या होता था कि अगर आपको बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में कुछ भी करना है, उनको एक्सेस भी करना है, तो देन यू नीड टू द अप्रूवल।
आपको अप्रूवल चाहिए पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। कुछ लोगों को इसमें डिस्काउंट दिया गया है, या फिर कहें तो प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जैसे कि जो भी कंपनी आयुष के अंदर रजिस्टर्ड है, जितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो लोकल पीपल है, या फिर कोई कम्युनिटी है, तो उनको इसमें एग्जिम्पशन दिया गया है कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक या तो लोकली उधर के हैं, आपकी कम्युनिटी ही उस जंगल में रहती है, तो यू कैन यूज़ दीज थिंग्स ईजली, आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आती है कि जब आईपीआर हम फाइल करते हैं, तो पहले क्या होता था कि जब हम आईपीआर फाइल करते थे तो फाइल करने से पहले ही आपको एनबीए से अप्रूवल लेना पड़ता था, यानी कि नेशनल बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सॉरी, बार बार मैं बायोलॉजिकल बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट्स बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना पड़ेगा आईपीआर अगर आप फाइल करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि नहीं, आपको परमिशन तो लेनी है एनबीए से, दे आर नॉट डिनाइंग अबाउट दैट, बट इनिशियल स्टेज में नहीं लेनी है। ठीक है, जब फाइनल होता आएगा तो इन दैट केस यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ एनबीए। ओके, और क्या बताया है, बेनिफिट शेयरिंग की भी बात की है कि देखिए जो बेनिफिट शेयरिंग है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं या फिर उससे रिलेटेड एसोसिएटेड नॉलेज है, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको लोकल कम्युनिटी में शेयर करना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या बोला कि ट्रेडिशनल नॉलेज को ही हम कोडिफाई कर देंगे। अगर ट्रेडिशनल नॉलेज को हम कोडिफाई कर देंगे तो सारी चीज़ें, अब जैसे हमें मान लो कुछ पता चला, किसी ट्राइबल ने बताया कि हाँ इस पर्टिकुलर प्लांट से इस तरीके की ट्रीटमेंट होते हैं, हमने उसको कोडिफाई कर दिया, तो ट्रेडिशनल नॉलेज को हमने कोडिफाई कर लिया है। इसके बाद जो बात की गई इसमें ऑफेंसेस को लेकर के भी बात की गई है, तो ऑफेंसेस और पेनल्टी में क्या बताया गया है कि देखिए अगर आप अप्रूवल नहीं ले पा रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 5 साल या उससे अधिक, या फिर फाइन, दोनों, वॉट एवर, मतलब जो डिसाइड करेगा कोर्ट या जो भी इसकी नेक्स्ट अथॉरिटी होगी, दे विल डिसाइड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें तो पहले डीक्रिमिनलाइज की गई हैं, कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल नहीं बन जाओगे, और 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का फाइन भी रखा गया है। लेकिन अगर आप रिपीटेडली वायलेट करते रहोगे नॉर्म्स को, देन इट कैन बी अप टू 1 करोड़। तो ये जो है हो सकता है इसमें। अब एनबीए का भी एक्सपेंशन किया है कि देखिए पहले एनबीए में क्या होता था कि 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते थे और 5 नॉन ऑफिशियो रहते थे, तो अभी 16 एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिए, जैसे कि यहाँ पे ट्राइबल अफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इन सबको भी इन्वॉल्व किया है। 4 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कहाँ से, स्टेट से। 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेंगे, तो सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, और एक मेंबर सेक्रेटरी कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि चलो अच्छी बात है आपने अपडेट किया, चीज़ें और भी जल्दी क्लियर होंगी, ज़रूरी भी है क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं हर चीज़ को फास्ट क्लियरेंस मिले। लेकिन फास्ट क्लियरेंस के चक्कर में क्या पूरा लॉ सही है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं कि क्या इशू आ रहे हैं इस लॉ को लेकर के। देखिए सबसे पहला जो इशू है कि वो है एम्बिग्विटी को लेकर के, कि आपने बोल दिया कि हम ट्रेडिशनल नॉलेज को कोडिफाई करेंगे, लेकिन क्या है ट्रेडिशनल नॉलेज, इसका, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इस वर्ड को कहीं पे आपने डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट डज एग्जैक्टली मीन ऑफ द कोडिफाई ट्रेडिशनल नॉलेज। दूसरी बात की जाती है कि जो लोकल कम्युनिटी है उसको फिर बेनिफिट शेयरिंग नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी आप क्या करते हो कि उनको पता है तो वो आपको कोई भी चीज़ बताते हैं तो आप उनको कुछ बेनिफिट देते हो, लेकिन अगर आपने उसको कोडिफाई कर लिया तो क्या वो बेनिफिट नेक्स्ट टाइम आप शायद उनसे ना पूछो, तो उनको उसका क्या बेनिफिट है। तो अगर किसी ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो आप जैसे देखिए नॉर्मली कोई कंपनी अगर कुछ भी चीज़ बनाती है तो वो आईपीआर फाइल करती है, तो कुछ टाइम तक तो उस पर राइट रहता है कि वो उससे इनकम कमा सकती है। लेकिन जो लोकल पीपल ने आपको बताया और उसके बाद आपने उस पर कोई मेडिसिन डेवलप की है, तो कहीं ना कहीं लोकल पीपल तो मेजर पर्सन है जिसकी वजह से आप कुछ रिसर्च कर पाए, आपको आपकी रिसर्च में हेल्प मिला, लेकिन आप उसको ही बेनिफिट शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि आप नॉलेज को एक साथ कोडिफाई कर ले रहे हो। ठीक है, हालांकि ये कितने हद तक पॉसिबल होगा ये भी एक मुद्दा है। फिर ऑफेंसेस की बात आ जाती है कि आपने तो बोला है कि ठीक है 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक हो जाएगा, है ना, लेकिन किसको कितना लगेगा इसके लिए आपने कोई गाइडलाइन नहीं दी, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा फाइन,
है ना। तो ये भी एक इशू आता है। और दूसरा यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो है कि जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके प्रैक्टिस, जैसे हमने बोला कि आयुष में जो प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आयुष में तो बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी खुद की कंपनी है। अब अगर वो खुद की कंपनी है तो आप सोचिए कि उन कंपनियों को तो आपने बोला है कि अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर वो लोग अप्रूवल नहीं लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि डायरेक्टली उनको बिना अप्रूवल के ही चीज़ों का बेनिफिट मिल जाएगा, जबकि जो कि इलीगल है। लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिशनर हैं तो वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सब बातें जो है प्रॉब्लम वाली हैं इस एक्ट में। ओके, तो हमारा जो सेकंड एक्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, PPVFR। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, इस इशू को अच्छे से समझते हैं पहले। यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले तो चलो इशू को अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक चीज़ देखिए, एक पोटैटो होता है जिसका नाम है FL27 वेराइटी ऑफ पोटैटो, जिसका कॉमर्शियल नाम FC5 भी बोला जाता है। ये 2009 में पेप्सी कंपनी ने, यानी जिसको हम PIH बोल सकते हैं, PIH ने इसको लॉन्च किया था। और कैसे उगाया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट के थ्रू इसको उगाया था। चलो ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ कि इस वैरायटी को रजिस्टर्ड किया गया एज पर PPVFR एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। इसको रजिस्टर भी कर लिया कि हाँ एक भाई ये प्लांट वैरायटी है, इसको हम रजिस्टर कर लिए हैं। 2019 में क्या हुआ कि पेप्सिको ने ये बोला है कि गुजरात के कुछ लोग इसको इलीगली उगा रहे हैं, और इसीलिए उसने जो है इनके खिलाफ केस किया। फिर 2021 में क्या हुआ कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है, कि आपके पास रजिस्ट्रेशन मिल गया भाई, आपने रजिस्टर कर लिया इसके लिए कि हाँ ये हमने ही बनाया है, आपकी ये सेपरेट वैरायटी है, तो आपको IPR जैसा राइट मिल गया। तो फिर 2021 में क्या हुआ कि इसका जो रजिस्ट्रेशन था उसको रिवोक्ड कर दिया गया है। अब रिवोक क्यों किया गया है, बोला गया है कि आपने बहुत सारी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, और साथ ही साथ आपने फार्मर के राइट को इन्फ्रिंज किया है। तो अभी क्या हुआ कि जब इसका जो रजिस्ट्रेशन है इस कंपनी का, उसको ही नकार दिया गया है, उस रजिस्ट्रेशन को रिवॉक कर दिया गया है, तो इस कंपनी चुप नहीं बैठेगी। कंपनी क्या करेगी, कोर्ट में जाएगी। कंपनी कोर्ट में गई तो भाई कोर्ट ने क्या डिसीजन किया कि हाँ जो भी आपकी अपील है कि आप इस रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दीजिए, दैट इज़ नॉट फेयर, और वी आर नॉट गोइंग टू रिवर्स और रिवोक योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे पूरा चल रहा है। अब हमें समझना है क्या, हमें तो इशू तो समझ में आ गया, हमें समझना है कि ये PPVFR क्या होता है और ये कैसे बनता है। देखो दोस्तों, अगर बॉयज़ का थोड़ा इशू हो तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से आपको कोई इशू हो, तो इसलिए वॉइस का थोड़ा इशू हो सकता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्यों बनाया गया था। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UPOB, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। तो इसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, तो इसी के बेसिस पे ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो इस एक्ट से क्या मिलता है हमें, एक IPR का पूरा सिनेरियो मिल जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा IPR लेजिस्लेशन है जो केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करता। क्या बात करता है ये, कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में तो बात करता है, लेकिन किसके लिए करता है, केवल ब्रीडर के लिए नहीं करता है कि जिसने ब्रीड किया है, ये फार्मर के लिए भी करता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, नए नए कई बार लाते हैं, नई वैरायटी लाते हैं, तो दोनों को ये प्रोटेक्ट कहीं ना कहीं करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कहीं ना कहीं फार्मर के राइट और जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं दे शुड बी रिकॉग्नाइज, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर के, कि इससे हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा हमारी कंट्री में। तीसरी बात आती है कि जो ब्रीडर्स के राइट हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फार्मर अकेले के भी प्रोटेक्ट नहीं करने, ब्रीडर के भी तो करने हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसी ब्रीडिंग वाली चीज़ें आएंगी तो सीड जो इंडस्ट्रीज है कंट्री में वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। अब प्रोटेक्शन किस तरीके से मिलता है, तो देखिए प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्री और वाइन्स को 18 ईयर का है, अदर क्रॉप या फिर कोई एक्सटेंट वेराइटी है तो उनके लिए 15-15 साल का है।
अब क्या इंस्टीट्यूशन है, तो देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक अपेलेंट अथॉरिटी है जिसको PBPAT बोलते हैं। आप वहाँ पे जा सकते हो, अपना कंसर्न बता सकते हो, और इसको जो भी आप अपील करोगे वो विद इन 1 ईयर इस ट्रिब्यूनल को उस अपील पे कुछ तो एक्शन या रिएक्शन जो भी है वॉट एवर लेके देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एक अथॉरिटी भी है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी। इसका मेन एम क्या है कि आपको जो भी नए प्लांट आ रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना, आपका डेवलपमेंट करवाना, आपके प्लांट को कॉमर्शलाइज करवाना, ये इसका काम है। अब यहाँ पे अलग अलग लोगों को अलग अलग राइट दिए गए हैं। जैसे ब्रीडर को क्या राइट दिया गया है कि आपको एक्सक्लूसिवली राइट है कि आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उसका मार्केट कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। रिसर्चर को क्या राइट है कि जो भी रजिस्टर्ड वेराइटी उस पर आप कोई भी रिसर्च कर सकते हो। फार्मर को क्या राइट है कि देखिए आप भी जो है रजिस्टर कर सकते हो, नई वेराइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इनको शो कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो अपने प्रोड्यूस को। लेकिन आप इसको जो नाम दिया जाता है ब्रांडेड नाम, उसके बेसिस पे सेल नहीं कर सकते हो। ये सेल करेगा कौन, ब्रीडर वगैरह, ठीक है, आप उनको दे दीजिए, दे विल बी सेल इट। अब इसमें कंसर्न क्या आते हैं, तो भाई इसमें भी बहुत सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस ऑफ सीड। क्योंकि ये सीड, चूंकि मैंने आपको क्या बोला कि ये आपने अलग से या तो इसमें कुछ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके बनाई है, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। कॉस्टली हो जाता है तो जो स्मॉल स्केल फार्मर हैं वो इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। दूसरा क्या है कि हाइब्रिड एंड GM सीड प्रेफरेंसेस, लोग इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। जैसे कि अभी GM कॉटन वगैरह में की बात चलती है तो कई जगह कई स्टेट में उसका अपोज होता है, लोग उसको आने नहीं देते हैं, और कई बार होता है इम्प्लीमेंटेड चैलेंजेस, जैसे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कई बार बायो पायरेसी कंसर्न भी देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे टाइगर कंजर्वेशन। ओके राइट, तो टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया की बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रहती है कि अगर आप देखेंगे स्टेट, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर है, दैट इज़ मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। दो हमें याद रखना जरूरी है, उत्तराखंड में भी है, 3 आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा पार्क ऐसा है जिससे जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, तो जिम कॉर्बेट, देन बंदीपुर, देन नागरहोल, ओके, देन बल्लभगढ़ MP। तो कुछ MP के हैं, कुछ कर्नाटक के हैं। अब ये रिपोर्ट क्या आई है, रिपोर्ट ने क्या बताया, तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें एक अथॉरिटी होती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आपने नाम सुना होगा, NTCA। इसने क्या किया है, बताया है कि क्या स्टेटस है टाइगर का, क्या को प्रेडेटर है, किस तरीके से प्रे वगैरह किस तरीके से हैं, उसके बारे में ये रिपोर्ट लेकर आया है। अब इसके देखिए की ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या की ऑब्जर्वेशन है, तो सबसे पहला है लैंड एरिया। तो लैंड एरिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व हैं, जो केवल 2.3%, इंडिया का जो भी एरिया है 100%, उसका केवल 2.3% ही कवर करते हैं। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो दुनिया के 75% जो पॉपुलेशन है वो केवल इंडिया में है। यानी कि इंडिया, आप सोचिए कि इंडिया केवल ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग में ही टॉप कर रहा है, एनिमल्स में भी टॉप कर रहा है, कौन बोलता है। ठीक है, इसके बाद जो सेंट्रल इंडिया और शिवालिक रेंज की अगर हम बात करें, गंगेटिक प्लेन की बात करें, तो ये 3 रेंज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है टाइगर की पॉपुलेशन में। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी जाननी ज़रूरी है कि ये तो चलो ठीक है कि आपने कर दिया, लेकिन और एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखी गई है कि अभी 35% टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको अर्जेंटली रिक्वायर है स्ट्रेंथन करने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेंथन नहीं किए तो दे विल नॉट एबल टू गिव द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब इनको काउंट करने के लिए कैसे पता चलता है कि टाइगर कितने हैं, तो कई तरीके की स्ट्रेटजी यूज की जाती है, उसमें से एक है एम स्ट्रिप। तो ये एक यूज़ की जाती है। अब इससे क्या करते हैं, टाइगर की पॉपुलेशन का हम पता करते हैं कि कितने इस टाइगर हैं, तो इसमें GPS वगैरह का यूज़ करके पता किया जाता है इसको। दूसरा होता है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वो होता है कैमरा ट्रैप बेस्ड कैप्चर मार्क रिकैप्चर। तो इसमें क्या होता है, टाइगर पे जैसे आप देखोगे तो मार्क होते हैं, तो वो मार्क यूनिक होते हैं, है ना, कैसे मैच नहीं करते किसी से, तो उसका यूज किया जाता है का इनकी टाइगर की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात आती है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूएशन, यानी कि MEE।
तो देखिए एमई जब से टाइगर जब बने हैं तब से ही जो है एमई की बात चलती है, ये एमई आता है। लेकिन ये जो है इंडिया ने नहीं निकाला है खुद से, इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये देखो आपको नाम यहाँ पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है ऐसा, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला नाम, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। तो इसने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को एमई बोलेंगे, एमई में क्या क्या करना होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसकी बात की गई है। तो ये जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ये दो चीज अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है, एक है एनटीसीए, दूसरा है डब्ल्यूआईए यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अब एमई होता क्या है? देखिए एमई को आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, पीए बोल सकते हैं, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है हम उनको कितना अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके असेसमेंट की बात करता है एमई, कि हम चलो असेस कर रहे हैं कि जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देम, हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग देम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट में क्या बोला है कि 51 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, ठीक है, 51 टाइगर रिजर्व हैं टोटल जिनको इवेलुएट किया गया है, उसमें से दो अभी नए बने हैं जिनका नाम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन चूंकि नए बने हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। रामगढ़, बिशपदारी और रानीपुर करके दो हैं, तो इनको इवेलुएट किया गया है। जो पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला में, वो सबसे अच्छा मेंटेन्ड है अभी तक का। जो एमई का स्कोर है वो इंक्रीज हुआ है, पहले 65% था 2010 में, 2023 में दैट वाज 78% के आसपास। 12 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको एक्सीलेंट कैटेगरी मिली है, 21 आर इन वेरी गुड कैटेगरी, 13 आर इन जो है जस्ट ओके कैटेगरी, आप कह सकते हो गुड कैटेगरी, है ना, और 5 ऐसे हैं जो फेयर कैटेगरी में आते हैं। कोई भी टाइगर रिजर्व को पुअर स्टेटस नहीं मिला है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चूंकि कार्बन कैप्चर की बात चल रही है, क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है, तो इस मुद्दे को थोड़ा सा भी शांति मिली है, तो देखते हैं, लेट्स सी। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023। ये क्या बोलता है भाई, तो यहाँ अब ये रिप्लेस करने वाला है 1980s के लॉ को, तो बिल्कुल अमेंड करेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s। अब देखिए फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है 7 शेड्यूल के। 7 शेड्यूल में आप जानते होंगे 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट, तो कंकरेंट लिस्ट में ये आ जाता है। अब चूंकि कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, तो पार्लियामेंट को कुछ पावर मिल जाती है। पार्लियामेंट को क्या पावर मिलती है कि पार्लियामेंट इस पर लॉ बना सकता है, सिंपल सी बात है। अब जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को देखें तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है डी रिजर्वेशन को लेकर के, फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट लैंड का अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो अलग अलग तरीके के इम्पोजिशन या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। अभी जो नया नाम इसको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वन, तो यहाँ पे आएगा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ठीक है, ये सब के लिए होगा, बेटर होगा, देखते हैं काम कैसे करता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि ये बिल क्या करेगा, इस बिल की वजह से जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो है प्लांटेशन ज़्यादा कर सकते हैं। एक हमारा जो इंटरनेशनल टारगेट है, जैसे कि कई बार हम बात करें सन को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है, तो वो भी बेटर हो जाएगा। अब क्या अमेंडमेंट आए हैं, क्या अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं, तो अमेंडमेंट बताया गया है सबसे पहले कि आप रैशनल देखिए हम क्यों ला रहे हैं इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी एम्बिग्विटी है दैट शुड बी रिमूव, दैट इज आवर मेन इंटेंशन। सेकंड थिंग्स क्या है कि कुछ प्रेम्बल ऐड करने वाले हम, जैसे हमारे जो एनडीसीज हैं यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको हम अचीव करने वाले हैं। तो वो कैसे अचीव होगा, जब हम कार्बन को सिंक करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांटेशन करने पड़ेंगे और भी कई चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि कुछ और टारगेट, जैसे कि नेट जीरो हम चाहते हैं अचीव करना, हम चाहते हैं कार्बन सिंक को बनाना, तो ये सब चीज़ें अब हमें तो बन नहीं जाएंगी, तो उसके लिए कैसे काम करना है इसके बारे में ये बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि कवरेज, कि भाई कवरेज में कौन कौन आ जाएगा। तो कवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जाती है कि किस किस को कवरेज किया है, तो उन्होंने बोला है कि जो भी लैंड डिक्लेयर हुई है या नोटिफाई हुई है एज अ फॉरेस्ट एज पर द फॉरेस्ट एक्ट 1927 वो इसमें आ जाएगी, या लैंड रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है लेकिन वो फॉरेस्ट में है
1980 के पहले और 1900 मतलब एज ऑन 1980 तो वो भी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगी। कुछ चीज़ों को इसने एग्जेम्प्टेड किया है। अब एग्जेम्प्टेड जैसे क्या किया है, जैसे ट्री है, ट्री प्लांटेशन है, रीअफॉरेस्टेशन है, तो उसको इस एक्ट में नहीं डाला है। साथ में इसने कुछ चीज़ें और भी एक्सक्लूड की हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि कुछ हर्डल ना हो, तो आपको जब भी लैंड डाइवर्जन करना पड़ेगा नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, तो यू कैन डू इट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जूज है ना, सफारीज के लिए चाहिए पड़ता है, इको टूरिज्म फैसिलिटी है, सिल्वी कल्चर है, तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए पड़ती हैं चीज़ें, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात की जाती है। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि क्या इसमें यूनिफॉर्मिटी है, तो देखिए यूनिफॉर्मिटी भी नहीं देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट के लीज की। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पहले चीज़ें मिसमैच थी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को हमने बोल दिया है कि अब आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, चाहे वो गवर्नमेंट एंटिटी ही क्यों ना हो, है ना। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्या इसमें बात की गई है कि कौन कौन से लैंड को एग्जेम्प्टेड किया है, तो आप देखिए कि कोई भी हैबिटेशन से मतलब कोई भी एक हैबिटेशन जो कनेक्टिविटी से कनेक्ट है, चाहे वो रेल से हो या फिर किसी भी साइड से हो, उसको हम एग्जेम्प्ट रखेंगे। कोई भी अगर नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है, तो भाई उसको तो हम क्यों छोड़ेंगे, छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अगर या फिर कई बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कोई इशू आ गया, तो भी हम उसको जो है एग्जेम्प्टेड कर देंगे। और डिफेंस प्रोजेक्ट की बात तो हमेशा एग्जेम्प्टेड होनी ही चाहिए। अब बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट लैंड है, ये क्या बोलते हैं कि अगर आपका फॉरेस्ट लैंड 0.1 हेक्टेयर के आसपास तक है, या वो रेल लाइन के आसपास है, पब्लिक रोड के आसपास है, तो उसमें कुछ एग्जिम्पशन कर दिया जाएगा। अगर आपकी फॉरेस्ट लैंड 100 किलोमीटर के अंदर में है, इंटरनेशनल बॉर्डर के या लाइन ऑफ कंट्रोल के या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, तो भी आपको जो है एग्जिम्प्ट कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आपकी फॉरेस्ट लैंड 10 हेक्टेयर तक है, तब भी आपको एग्जिम्प्ट किया जाएगा। और अगर आपकी फॉरेस्ट लैंड जो है वो 5 हेक्टेयर है, किसमें, लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में, तो भी हम उसको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अब इसमें क्या आता है कि कुछ इशू आते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आप बोल रहे हो कि ये कंट्रेरी है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट करता है 1980 से। क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है? क्योंकि आपने क्या कर दिया कि बहुत सी साइड जो है नॉन फॉरेस्ट में पर्पस के लिए आप बोल रहे हो कि हाँ ले सकते हो, और उसको आपने एक्सक्लूड भी किया है कई चीज़ों से, जिससे लार्ज डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो नॉन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड है और वो एक्ट के अंदर नहीं आती हैं, तो ठीक है, तो उनको अब आप प्रोटेक्शन नहीं दोगे। अब प्रोटेक्शन नहीं दोगे क्योंकि आपने बोला है कि हाँ, जो जब वो एक्ट बना था उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो उसमें कंसिडर की जाएंगी, अगर वो नहीं की गई हैं तो फिर वो नहीं की जाएंगी। तो अब ये सब चीज़ें हैं, तो आप इसको भी कंसिडर नहीं कर रहे हो। जैसे कि इन्होंने क्या बोला है कि सेक्रेड फॉरेस्ट है जो मंगूर बानी का हरियाणा में, वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, कि आप उसको फॉरेस्ट मानते ही नहीं हो। जब मानते नहीं हो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद जो 2006 में एक फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट आया था, है ना, तो इन्होंने उसकी भी बात की है कि हाँ, उसको भी वो डाइल्यूट करता है, उसमें भी थोड़े बहुत बेनिफिट पहुंचते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि आप जो है फेडरलिज्म को भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि देखिए इस कंकरेंट लिस्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट पे दोनों का अधिकार होता है। तो आप स्टेट से फिर अप्रूवल क्यों मांग रहे हो भाई? पहले कि आप अप्रूवल दो, चाहे वो गवर्नमेंट को ही लीज पे क्यों ना देना हो। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब आपने बोला है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात चल रही है, तो 100 किलोमीटर तक जो भी होता है हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कुछ एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ पे इशू चलता रहता है, लेकिन वो बहुत फ्रगाइल रीजन है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रीजन है। अगर हम वहाँ पे कुछ भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें ही अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा। ओके राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैब जिसको बोलेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे QACM, ये क्या चीज़ है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो NCR और जो उसके आसपास के एरिया हैं उसमें एयर क्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये देखिए 2020 में बनाया गया था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया है। कैसे? नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसका मेन काम क्या है कि ये आपको इम्प्रूव कराएगा आपकी क्या कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन
करेगा, रेजोल्यूशन करेगा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के। तो ये पूरा इसका काम है। अब ये क्यों बनाया गया है, मैंने आपको ये भी बोला है कि स्पेशली अगर बात करें तो इसमें टर्म यूज हो रहा है एनसीआर, यानी कि एनसीआर रीजन में ही ये काम करता है। तो बाकी मतलब जो बाकी कंट्री का एरिया है हमारे, वहाँ पे क्या काम करता है, तो ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अनाउंस किया गया है, इसमें अभी रिवीजन लाया गया है ग्रेप में। ठीक है, अब क्यों रिवीजन लाया गया है, ग्रेड क्या है, इसको अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेड के बारे में समझते हैं कि जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो किस तरीके से काम करता है। तो एक हिसाब से ये रिस्पांस करता है, कब रिस्पांस करता है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है जो स्पेशली काम करता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ये चीज़ हर बार ज़्यादा देखने को मिलती है, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत ही बेकार हो जाती है। ये क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एयर क्वालिटी को ख़राब करने के लिए, उन सबको एक साथ लाता है और दिल्ली में जो भी एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। अब ये चीज़ क्यों लाई गई है, इस तरीके से ये प्रोविज़न कैसे हो गया है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, केस का नाम था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि जो दिल्ली का नेशनल कैपिटल है, मतलब जो नेशनल कैपिटल है हमारा दिल्ली, वहाँ पे हमें एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लाना होगा, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ग्रैप फिर लाया गया है। ग्रैप किसके अकॉर्डिंग लाया गया है, तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर लाया गया है। ठीक है, अब ये पहली बार कब लाया गया था, तो मतलब 2017 में लाया गया था। ठीक है, अब ये जब लाया गया है तो पहले क्या था, तो पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी करके थी, ये एक एक्ट भी है, उसके तहत इस अथॉरिटी को बनाया जाता है जिसका नाम है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो NCR में काम करती है। तो इसको रिप्लेस किया गया है ग्रैप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है ग्रैप, जो यहाँ पे काम करती है। इसको पहली बार 2021 में लाया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था भाई CAQM के द्वारा। अब देखिए अक्टूबर में फिर ग्रैप आया, अक्टूबर से इसमें बढ़िया से काम किया गया, सही तरीके से ये इसका डेटा आया है और इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं ये हम समझना है। जो ओल्डर वर्जन है ग्रैप का, उसमें क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो हम मेजर करते हैं, बट वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, दैट इज़ पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनका नाम है PM2.5 और PM10, इन दो को बेस लिया जाता था एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। लेकिन बाद में अभी जो नया वर्जन आया है जिसको अपग्रेड हमने किया है, उसमें इन दो के अलावा भी जैसे कि NO2 है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है या लेड है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जा रही हैं। अब बात ये आती है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ये काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ अब हमें बात करनी है। ठीक है, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाता है पूरे दिल्ली NCR रीजन के लिए, एयर को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे एयर क्वालिटी जो है इम्प्रूव की जाए। फिर इसके बाद क्या है, ये सारी एजेंसी जो इन्वॉल्व होती हैं इन सब चीज़ों में, पोल्यूशन से रिले करके, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी है, उन सबको एक ही साथ लाता है जिससे कि एक कॉन्क्रीट एक्शन लिया जा सके। मतलब कई बार क्या होता है कि जब बहुत सी अथॉरिटी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं तो ब्लेम गेम चलता है कि ये मेरा काम नहीं है, मतलब ये चीज़ आपने देखी होगी कई बार कि इस तरीके के इशू आते हैं। तो ये जो है उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। तो सारे लोग एक साथ ही आइए, ऑन बोर्ड आइए और डिस्कस करेंगे कि हमें इससे कैसे सॉर्ट आउट होना है, इस प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है। साथ ही साथ इसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है और डेडलाइन भी फिक्स है कि हाँ आपको विद इन टाइम में करना है। ये प्रोएक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, जैसे कि इसने BS6 फ्यूल वाले जो व्हीकल हैं वो पहले ही दिल्ली में ला दिए हैं। ठीक है, ये जो है काम करता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में दिल्ली रीजन में स्पेशली, और इसमें सिटीजन चार्टर भी है। तो ये भी अलाउ करता है कि आप आइए और एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए इन सब चीज़ों में। अब जो रिवाइज्ड कर दिया है तो उसमें क्या कैसे रिवाइज्ड किया है, तो जो पुअर एयर क्वालिटी है वो 200 से लेकर के 300
AQI अगर आपका स्कोर है तो डेट मीन्स कि पुअर क्वालिटी है एयर की। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बात की गई है कि जैसे कि NGT का ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि जो ओल्ड व्हीकल हैं या जो ओवर एज्ड व्हीकल हैं, चाहे वो डीजल के हों या पेट्रोल के, उनको आप स्क्रैप कीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें ये इसमें आती रहती हैं, एक्शन लिए गए हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। दूसरे स्टेज में जिसमें AQI अगर आपका 301 से लेकर के 400 तक है तो उसको हम बोलते हैं वेरी पुअर एयर क्वालिटी। सीवियर एयर क्वालिटी किसको बोलते हैं? जब 400 से 450 तक हो, और अगर 450 से ज़्यादा AQI आपकी एयर में है तो दैट इज़ सीवियर प्लस एयर क्वालिटी है। तो उसके लिए भी बहुत सारे एक्शन प्लान बनाए गए हैं कि हमें उस समय पे कैसे कैसे एक्शन लेना है। लेकिन इसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं। अब अच्छे फीचर्स क्या हैं? जैसे कि टाइम ऑफ इन्फोर्समेंट, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ये इन्फोर्स बहुत सही तरीके से होता है। अब जैसे ग्रेडेड जो रिवाइज्ड आया है ये 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होगा पूरे इंटायर NCR में, इसमें डिले नहीं होगा। ठीक है, इसको जो है 3 दिन एडवांस में रिवोक किया जा सकता है। मतलब ये जो एक्शन है किस तरीके के एयर क्वालिटी है तो उसकी जो जो कंडीशन है वो अगर इनको लग रहा है कि AQI अब आगे बढ़ने वाला है तो उसके 3 दिन एडवांस में ये सारे एक्शन प्लान ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है रिस्ट्रिक्टिव एक्शन भी बहुत सारे लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ कैटेगरी वाइज की इस तरीके के व्हीकल यहाँ पे नहीं चलने चाहिए, और भी कई मेजर्स लेते हैं जिससे कि AQI को सही किया जा सके, AQI की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ओके राइट, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के। तो सबसे पहले डेटा देखते हैं, डेटा ही बहुत ही भयंकर है। ये देखो 3.4 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं पर ईयर। ऐसा किसने बताया? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है कि 3.4 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट हम लोग जो है जनरेट कर रहे हैं। 12.3% प्लास्टिक वेस्ट ऐसा है जिसको रिसाइकल किया जाता है इंडिया में, और 98.55% ऐसा वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं जो मिसमैनेज्ड हो रहा है, यानी कि उसको प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये जो डेटा है ये आया है एज पर अर्थ साइंस, सॉरी एज पर अर्थ एक्शन, और ये डेटा है साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर के द्वारा। तो अब ये क्यों न्यूज़ में आया है? तो अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बात कही है कि अगर हम प्लास्टिक पोल्यूशन को सच में एंड करना चाहते हैं तो देयर शुड बी वन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि UNFCCC है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, इसी तरीके से जैसे ओजोन से लड़ने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो इसी तरीके से आपको जो है प्लास्टिक को लेकर के भी एक कुछ मैकेनिज्म लानी पड़ेगी, तभी हम प्लास्टिक पोल्यूशन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या बताया गया है कि प्लास्टिक का एक ओवरशूट डे रिपोर्ट आती है। तो 2023 की ओवरशूट रिपोर्ट आई है जो रिलीज की गई है, एक स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी है जिसका नाम है अर्थ एक्शन, जिसने ये डेटा भी दिया था जो भी हमने देखा था कि इंडिया में करीब 98.5% जो जनरेटेड वेस्ट है प्लास्टिक को लेकर के वो मिसमैनेज्ड है। तो ये डेटा अर्थ एक्शन ने ही दिया हुआ था। अब क्या है ये ओवरशूट डे, इसको भी समझेंगे, लेकिन ये देखिए सबसे पहले तो जुलाई 28 को जो है अर्थ का ओवरशूट डे मनाया गया है, फर्स्ट ओवरशूट डे, और इंडिया इसको 6 जनवरी को मनाता है। इंडिया अगर देश पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 12 ऐसी कंट्री हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, और या यूँ कहें कि उनका जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड है। मिसमैनेज्ड है तो पोल्यूशन ही होगा। तो 52% जो कंट्रीब्यूशन है मिसमैनेज में, तो 12 कंट्री हैं जो 52% मिसमैनेज कर रही हैं इस वेस्ट को, इंडिया उनमें से एक है। अब ओवरशूट का क्या मतलब होता है कि जब आपका जो जनरेशन है प्लास्टिक वेस्ट का वो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतने वेस्ट को आप जो है रिसाइकल कर सको, उतने वेस्ट को आप मैनेज कर सको, लेकिन आपका वेस्ट तो जनरेट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं ओवरशूट डे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक इंडेक्स आता है, उस इंडेक्स के बारे में देखेंगे। तो अब इम्पैक्ट क्या होता है प्लास्टिक पोल्यूशन का, कि जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन आ रहा है तो ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है? तो देखो इससे बिस्फेनॉल और पेंथेलेट करके जो है एयर में आते हैं, और ये क्यों आते हैं? जब प्लास्टिक बर्निंग होती है तो आते हैं। माइक्रो प्लास्टिक बहुत आती है, माइक्रो प्लास्टिक के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मरीन लाइफ में। अब जैसे जो प्लास्टिक है वो ओशियन में भी चली जाती है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक होती है,
तो आराम से मरीन एनिमल भी उसको खा लेते हैं, ह्यूमन भी खा लेते हैं, जिससे कि सीरियस इलनेस होती है, बीमारी होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो अर्थ लैंड का सरफेस है वो भी डिग्रेड हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि उसमें प्लास्टिक जो है डेंजर केमिकल छोड़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं अर्थ की फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब क्या चैलेंज है, प्लास्टिक पोल्यूशन को हम क्यों कम नहीं कर सकते क्या? ऑफकोर्स कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इसको कम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि वीक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने मतलब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है कि वेस्ट वेस्ट को सही से मैनेज किया जा सके, इसीलिए प्रॉब्लम आता है। डाटा जो है इनसफिशिएंट है, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी नहीं है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप सब्जी लेके आए, किसी प्लास्टिक की थैली में आपने उसको फेंक दिया। आप अगर डिब्बे यूज़ करते हैं तो वो तो लॉन्ग लाइफ होते हैं, तो उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पेन होते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होते हैं, उनसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसके बाद जो है पॉलिसी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं होती है, जैसे कि प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 आया था, वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। कंज्यूमर का बिहेवियर भी वैसा है कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा करता है। हम भी, अरे आप मतलब क्या कर सकते हैं, हम लोग घर से एक थैली लेके जा सकते हैं, सब्जी उसमें ले आए तो सब जो हम थैली यूज़ करेंगे, प्लास्टिक यूज़ करने से हम बच जाएंगे, लेकिन वैसा एटीट्यूड नहीं है अभी कंज्यूमर का भी। और साथ ही साथ की अल्टरनेट भी नहीं है कुछ। अल्टरनेट क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि प्लास्टिक की जगह और भी कई चीज़ें चलती हैं, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, तो इसलिए कोई नहीं देगा। अब मान लो आप 10 रुपए की चीज़ ले रहे हो, कुछ उसमें आपको एक प्लास्टिक चाहिए, उसका वो 2 रुपये लगाए, तो आप लोगे नहीं, लगा लोगे ना। तो वही चीज़ है कि अल्टरनेटिव अगर अच्छा मिल जाए तो बेटर है, तो अल्टरनेटिव मिलने के बाद ये चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है। ओके, अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? तो बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है 21 में। इसमें बोला गया है कि हमने प्रोहिबिट किया है मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल जो सिंगल प्लास्टिक को लेकर के। जो प्लास्टिक के जो कैरी बैग होते हैं उनकी थिकनेस भी बढ़ाई गई है, 50 से लेकर के 70 माइक्रोन तक की गई है। अब ये बढ़ाने से क्या है कि इससे जो है माइक्रो पॉल्यूशन जो हो रहा है वो कम हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ा दी जाए। यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन भी लाई गई हैं कि भाई आप प्रोड्यूस कर रहे हो प्लास्टिक, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको सही मतलब रिसाइकल करना है। ठीक है, प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022 भी आया है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को भी हमें कोलोबरेट करना पड़ेगा, और यूएनईए का भी एक रेजोल्यूशन है जिसमें वो बात करता है कि हमें प्लास्टिक को एंड करना है, प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, जो कि नैरोबी राउंड में लाया गया था, और ये एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट की बात करता है, और जो ये बोलते हैं कि हम 2024 तक किसी भी हाल में इसको बनाएंगे, जिससे कि एक लीगली फ्रेमवर्क मिल जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। अब देखो, प्लास्टिक को अगर हम सच में बंद करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो रिसाइकिल करते हैं उनको हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, रूल्स का थोड़ा सही से स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और भी मजबूत करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें कुछ अल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी को भी हम इससे प्रमोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, फिशरीज़ है, टूरिज़्म है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये सब आ जाते हैं ब्लू इकोनॉमी में। अब ये क्या चीज़ है भाई ब्लू इकोनॉमी? तो देखो, अभी रिसेंटली में G20 की मीटिंग चली रही है, तो चेन्नई में क्या हुआ, एक हाई लेवल प्रिंसिपल आए हैं जिसमें बात की गई है कि सस्टेनेबल एंड रेजिलियंस ब्लू इकोनॉमी की बात की गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब तो इसमें बात की गई है कि एक इस्टेब्लिश करना है और मैनेजमेंट करना है ब्लू इकोनॉमी को, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना है, उसको प्रॉपर इवेलुएट करना है, साथ ही साथ ओशियन फाइनेंस को इन्हेंस करना है, और क्या करना है, तो मरीन जो स्पाइटल प्लानिंग है उसको भी हमें प्रमोट करना है। और भी बहुत सारी बातें की गई हैं चेन्नई में जो हाई लेवल टॉक हुई है, इसमें बात की गई है कि मरीन पॉल्यूशन को भी एड्रेस करना है, और जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ओशियन में उसको भी हमें रिवर्स करना है, मतलब कि अब वो लॉस ना हो और वो रिकवर हो जाए चीज़ें। रिकॉग्नाइज करना है हमें किस चीज़ को, इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल नॉलेज को, क्योंकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, किसको हम बोलेंगे कि ये ब्लू इकोनॉमी है, किसको बोलेंगे कि नहीं भाई ये ब्लू इकोनॉमी नहीं है? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि ब्लू इकोनॉमी हम उसको बोलेंगे जिस किसी में भी हम ओशियन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम ओशियन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो यूज़ सस्टेनेबल होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये ब्लू इकोनॉमी है, अच्छी इकोनॉमी है। क्योंकि हर जगह सस्टेनेबल यूज़ ही जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर यूज़ सस्टेनेबल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो और इससे क्या हो जाएगा कि लाइवलीहुड बढ़ेगा, जॉब भी मिलेंगी और ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन क्या करना है हमें कि सस्टेनेबल यूज़ करना है ओशियन रिसोर्सेज का फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिससे लाइवलीहुड अच्छा हो जाए, जॉब अच्छी हो जाए, ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाए। अब क्या सिग्निफिकेंस है, और ये SDG 14 के अंदर आता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो जिसमें बोला जाता है कि कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ऑफ ओशियन सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, तो उनको हमें सस्टेनेबली यूज़ करना है। तो SDG 14 को भी हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर लेंगे अगर हम ये चीज़ करते हैं तो। अब बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है ब्लू इकोनॉमी का इंडिया में। तो देखिए, साइज अगर आप देखोगे ब्लू इकोनॉमी की तो वो करीब 4% है GDP की। यूनिक मैरीटाइम पोजीशन है हमारी, करीब 7,500 तक हमारे कोस्ट लाइन बॉर्डर हैं, 12 मेजर पोर्ट हैं, 187 नॉन मेजर पोर्ट हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अगर आप देखोगे तो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है। साथ ही साथ हमें एक वैल्यू एडिशन मिल जाता है, और भी जो मतलब एग्जिस्टिंग सेक्टर हैं, जैसे कि ट्रेड में मिल जाता है, शिपिंग में मिल जाता है, डीप सी मिनरल्स में मिल जाता है, एक्वाकल्चर हम कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमें एक क्या है कि इन रिसोर्सेज से, ओशियन रिसोर्सेज से हमें कहीं ना कहीं एक और सेक्टर जो है वैल्यू एडिशन मिल रहा है सेक्टर्स में। ठीक है, और भी जैसे बेनिफिट मिलते हैं कि जैसे इससे जॉब आएगी, इससे फूड सिक्योरिटी आएगी, इससे जो है लाइवलीहुड इंश्योर होगा, इससे रिन्यूएबल एनर्जी आएगी, जैसे कि विंड, ऑफशोर विंड वाला बात करते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है ब्लू इकोनॉमी को अचीव करने में, तो बहुत सारे देखो चैलेंज भी देखे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला चैलेंज है कि ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क नहीं है इसका, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बनाई है आपने कि ब्लू इकोनॉमी को जो डेडिकेटेडली कंट्रोल करे, उसको डेडिकेटेडली देखे। कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन भी नहीं है, कोई रूल नहीं है ब्लू इकोनॉमी को लेकर के। हाँ, इसमें बात जरूर की जाती है कि आप एक पॉलिसी बनाइए, लेकिन वो बनना है अभी। ठीक है, फिर आ जाती है बात मेजरमेंट चैलेंज की, कि इसका जो सही से मेजरमेंट भी नहीं होता है ना, कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, ओशियन में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, कोई डेटा नहीं आता है, जैसे कि कोई सर्वे हो, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग का हो सकता है। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, सही से उसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कुछ चैलेंज जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ओवर फिशिंग होती है, ट्रॉलर यूज़ किया जाता है, तो ट्रॉलर से बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यूज मतलब डैमेज हो जाती है। मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, अभी लास्ट में ही बात किया है कि मरीन में भी प्लास्टिक पोल्यूशन होता है। अब हमें करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो एक नोडल एजेंसी बना दो आप, जो स्पेसिफिकली ब्लू इकोनॉमी को ही देखे, तो वो इस पर बेटर काम कर पाएगी। इसके बाद फिर पीरियोडिकल स्टडी होनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रिजल्ट है, नेगेटिव डायरेक्शन में रिजल्ट है, क्या है। इसके बाद जो हमें एक न्यू नेशनल मैप बनाना पड़ेगा, डाटा पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नेशनल मैप बनाएं, डाटा पॉलिसी बनाएं, तो हमें अपने इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उनके रिसोर्सेज को सही से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे और इसका बेनिफिट ले पाएंगे। हमें टेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि पोल्यूशन कम हो, ठीक है, और भी सब चीज़ें कम हो। इसके बाद हम कर सकते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके जैसे कि एक्वाकल्चर में कर सकते हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी में कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, ओशियन एनर्जी में कर सकते हैं, जैसे कि विंड टरबाइन, ऑफशोर विंड वाली बात करते हैं, है ना, जिससे कि पावर जनरेशन हो सके। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ओशियन एनर्जी ला सकते हैं, जिससे ओशियन एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है रिसोर्स इफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल कोलिएशन, जिसको हम REC, EIC के नाम से जानते हैं। अब देखो, डेटा बैंक क्या बोलता है कि अगर आप देखेंगे तो जो रिसोर्सेज का कंजम्पशन है वो 1970 के लेवल से अगर देखें तो ट्रिपल हो गया है, और ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे तो केवल 7.2% ही इकोनॉमी ऐसी है जो सर्कुलर है। 20% गुड्स ऐसे हैं जो रिसाइकिल किए जाते हैं इंडिया में, ये इंडिया की बात है। और इंडिया जो है थर्ड हाईएस्ट एमिटर है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में जितनी गैसेस एमिट की जाती हैं उसका 9% केवल इंडिया से हो जाती हैं। अब इन्होंने क्या बताया है, एक एक इन्होंने अभी क्या किया है कि एक
एक समिट ये किया गया है, लॉन्च किया है इसको, REC को, किसमें, G20 चल ही रहा है तो G20 में लॉन्च किया है। ओके, तो अब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो इनिशिएटिव है ये कि इंडस्ट्रियल ड्रिवन इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, 39 कंपनीज हैं, 11 जो कंट्रियों से आ रही हैं, अलग अलग कंट्रियों से ये कंपनी बिलोंग करती हैं, जो इसकी फाउंडिंग मेंबर हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का। अब ये क्या करने वाले हैं, तो ये जो है क्या करने वाले हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने वाले हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करने वाले हैं, रिसोर्स को इफिशिएंटली यूज़ करने की बात करने वाले हैं। तो इनका क्या एजेंडा है कि देखिए 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे और साथ ही साथ सस्टेनेबल गोल को अचीव करने की बात करेंगे, वो एजेंडा करेंगे जो कि पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था। इसके बाद ये क्या बोलते हैं कि जो गोल है हमारे, जो टारगेट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर के, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को लेकर के, तो उनको हम फुलफिल करेंगे। किगाली जो अमेंडमेंट है जिसमें बात की जाती है रिसोर्स इफ़िशियंसी की, डायलॉग रोड मैप बनाना है रिसोर्स इफ़िशियंसी के लिए, तो उस पर भी हम काम करेंगे। ये 3 पिलर पे काम करता है मेनली। तो ये 3 पिलर क्या है कि सबसे पहले होता है पार्टनरशिप फॉर इम्पैक्ट, तो पार्टनरशिप बढ़िया बनाना है। अब इसमें क्या करेगा ये कि ये शोकेस करेगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, उसकी सक्सेस स्टोरी बताएगा। फिर इसके बाद ये वेस्ट मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करना है, मान लो एक इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट दूसरी इंडस्ट्रीज़ में कैसे रॉ मटेरियल का काम कर सकता है, इसके बारे में ये बात करेगा। तीसरा ये क्या बोलता है कि जितनी भी वैल्यू चेन है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी होती है हर चीज़, तो उसमें हमें कॉपरेशन अच्छा करना है जिससे, और स्पेशली अगर बात की जाए तो MSME, क्योंकि इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इनकी वैल्यू चेन को हमें काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाए तो ये चीज़ें इम्प्रूव अपने आप हो जाएंगी। इसके बाद ये बोलते हैं कि हमें देखो कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा। अगर हम अच्छी कैपेबिलिटी, हम कैपेबल हो जाए चीज़ों को करने के लिए, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाए, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाए, तो हम सर्कुलर इकोनॉमी को आराम से अचीव कर सकते हैं। हम अपनी पूरी इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा कि हाई इम्पैक्ट जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाने पड़ेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है। ये और भी सारी इंडस्ट्रीज में, नॉट ओनली प्लास्टिक, बट जितनी भी चीज़ें हैं उनमें रिसाइकलिंग करके और ये सब चीज़ें करके हम बहुत सा जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ला सकते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा, सर्कुलर इकोनॉमी आएगी, रिसोर्स भी इफ़िशिएंटली यूज़ किए जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं, थोड़े से कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे कि सर्कुलर इकोनॉमी हो सके और रिसोर्स का इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन हो सके। तो उसके लिए एक तो एक पॉलिसी आई थी, उसका लाइफ मूवमेंट आया है, स्वच्छ भारत मिशन भी आया है जिसमें बात की जाती है जीरो वेस्ट कंट्री बनाना है हमें, EPR आया है यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए हैं जैसे कि ई वेस्ट, मेटल रिसाइकलिंग पॉलिसी आई है, ठीक है, और रिसोर्स इफिशिएंसी भी के लिए स्ट्रेटजी बताई गई है, नीति आयोग के द्वारा भी बताई गई है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी बताई गई है। तो ये सारे जो है काम चल रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है रिलेटेड किससे, IMO स्ट्रेटजी ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि IMO की क्या स्ट्रेटजी है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, और वो भी कहाँ से स्पेशली एम्फेसिस दिया जा रहा है कि शिप से हमें कम करना है। तो देखिए यहाँ पे बात की जाती है कि अगर आपको शिप से ऐसा करना है तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसका नाम है क्लोज लूप स्क्रबर। तो अब इसमें क्या होता है कि जो सी वाटर है उसका यूज़ करके हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूल है उसमें एल्कलाइन जोड़ते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर जो है एग्जॉस्ट कर देते हैं गैसेस को, तो जिससे पोल्यूशन कम हो। दूसरा हमारा आता है SCR यानी कि सिलेक्टिव कैटलिस्टिक रिडक्शन। यहाँ पे हम देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कैटलिस्ट डाल करके चीज़ों को कम करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेल पाइप एमिशन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का हो रहा है उसको हम डाउन करते हैं और करीब 0 लेवल पे लाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है कि स्लो स्ट्रीमिंग। अब ये क्या चीज़ है भाई स्लो स्ट्रीमिंग, तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो स्पीड है कार्गो की वो डेलिबरेटली उसको हम कम करते हैं जिससे कि कंजम्पशन और कार्बन एमिशन दोनों ही कम हो, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है। अब ये अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा, मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी के द्वारा।
और इसमें क्या है कि जीएचजी कितना एमिट किया जाता है शिपिंग इंडस्ट्री से, तो दैट इज 2.89% जीएचजी एमिट किया जाता है इन सब चीज़ों से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इंक्लूडेड हैं। अब क्या प्रोविज़न है इस स्ट्रेटजी का, क्या क्या प्रोविज़न है? तो सबसे पहला प्रोविज़न तो वही है कि देखिए हमें जो है रिड्यूस करना है एमिशन को। कैसे हम रिड्यूस करेंगे? तो हमारा टारगेट ये है कि जो CO2 का एमिशन है वो 40% तक हो जाना चाहिए 2030 तक। और किसके कंपेयर में? जब हम 2008 से इसको कंपेयर करें। दूसरी बात ये बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल शिपिंग है उसका पीक, यानी कि अब हमें जीएचजी और भी ज़्यादा एमिट करना है। आप समझिए बात को कि पीक पे पहुंचना है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमें इसको नेट जीरो में लाना है, नेट जीरो करना है ना। तो नेट जीरो भी इसके बाद हमें करना है इसको, यानी कि अभी आप कर लीजिए, पीक पे पहुंच जाइए, उसके बाद नेट जीरो भी लाइए आप, कि आप कितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करिए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्या है कि आप उतनी ही उसको एब्जॉर्ब करिए, तो ये बात चलती है। दूसरी जो बात है कि हमें एनर्जी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करना है, नए सिपों में टेक्नोलॉजी लानी है जिससे कि वो इफ़िशियंटली एनर्जी का यूज़ कर सकें और पोल्यूशन कम हो। पीरियोडिक रिव्यू करना होगा हमें, जैसे अभी 5 ईयरली रिव्यू कर सकते हैं कि जो भी पॉलिसी हमने लाई हैं वो किस लेवल तक काम कर रही हैं, क्या उनका प्रोग्रेस है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अब बात आती है कि इसमें कुछ चैलेंज है शिपिंग के एमिशन को कम करने में। तो देखते हैं कुछ चैलेंज सबसे पहला है कि रूल्स और रेगुलेशन को कंप्लाइन नहीं करते हैं लोग। अगर रूल्स और रेगुलेशन को कंप्लाइन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी पे, मतलब नॉट लीगली बाइंडिंग, इट्स अ काइंड ऑफ गाइडलाइन। इफ़ यू फॉलो दैट इज़ फाइन, इफ़ यू नॉट फॉलो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। यहाँ पे क्या होता है कि रेट्रोफिटिंग का भी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है कन्वेंशनल फ्यूल से जो है ट्रांजिशन नहीं, मतलब लोग जो है कन्वेंशनल फ्यूल की साइड ट्रांजिशन कर रहे हैं, ना कि जो है रिन्यूएबल एनर्जी की साइड। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए उसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप प्राइस ज़्यादा रखे हो, जैसे लो कार्बन फ्यूल है आपके पास लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा है, जैसे हाइड्रोजन से आप मान लो सिर्फ चला रहे हो, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो लोग क्यों लेंगे? है ना। तो हमें वही है कि जब हम किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम इज व्हाट कि वी हैव टू गिवन सम बेटर अल्टरनेटिव टू देम। अगर हम बेटर अल्टरनेटिव उनको प्रोवाइड कर देंगे तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और बहुत सारे एक्शन प्लान भी लिए गए हैं शिपिंग को सही करने के लिए, जैसे कि हरित सागर ग्रीन पोर्ट की बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो हाइड्रोजन हब बनाना है पोर्ट्स पे, तो बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे भी की गई। राइट, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विंड एनर्जी को लेकर के। तो सबसे पहले डेटा बैंक देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और ये हमारे किसी भी क्वेश्चन में कोट हो सकता है। तो इंडिया की 4th पोजीशन है विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। अगर आप देखेंगे तो 100% एनर्जी शेयर में विंड जो है 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है और 43.7 गीगावाट जो है क्युमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड पावर की। ओके, तो समझते हैं थोड़ी सी बातें। विंड पावर को आप दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हो, ऑनशोर विंड एनर्जी और ऑफशोर विंड एनर्जी। ऑनशोर मतलब जो कोस्टल रीजन के आसपास रहती है, ऑफशोर जो इनसे काफ़ी दूर रहती है, यानी कि स्पेशली अगर हम बात करें तो वाटर बॉडी से काफ़ी दूर रहती है। अब एडवांटेज क्या है भाई विंड एनर्जी के? तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिससे हमारी पंचमित्र कमिटमेंट भी पूरी हो जाएगी कि हमने कमिटमेंट किया है कि सोलर और विंड से हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। मेंटेनेंस बहुत कम होती है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि डिप्लॉयमेंट अच्छा हो जाता है, हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखोगे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है, लैंड ज़्यादा नहीं लगता है, आप शोर के किनारे लगा सकते हो, ओशियन के किसी वाटर बॉडी के किनारे लगा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेटेड होगा क्योंकि लोग जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। और ये भी बोला जाता है कि इंडिया अगर इसमें अच्छा इन्वेस्ट करेगा तो कम से कम मिलियंस ऑफ जॉब निकल सकती हैं विंड को लेकर के। और बेनिफिट क्या है कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस है एनर्जी को लेकर के वो सेटअप हो जाएगा, हमें अदर कंट्रियों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा अपनी एनर्जी की नीड को लेकर के। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे जाते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन की। ये जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन क्यों? क्योंकि ये कुछ ही जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि बात करें तो हाईली साइट स्पेसिफिक एंड
विंड रिच साइट जैसे कि आप अगर देखोगे तो जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी गुजरात में, एपी में, एमपी में, मतलब एपी यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ हैं। तो बाकी और स्टेट्स का क्या है ना, तो ये भी एक बात आती है। दूसरी बात क्या आती है कि अभी तक इसके लिए कोई जो पॉलिसी बनाई गई थी रीपावरिंग के लिए, तो वो अभी तक पेंडिंग है। वो स्टेक होल्डर से आपने सारा फीडबैक ले लिया है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। हाई टैरिफ भी बात आ जाती है कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोर्सेज है ये, तो सोलर के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, और वाइल्ड लाइफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। वाइल्ड लाइफ पे इसका कैसे, दोनों तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जैसे कि कोलिजन आता है, आवाज़ आती है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है, जो है उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में भी दिक्कत देखने को मिलती है। और भी कई चीज़ें मिलती हैं कि अभी जैसे हमने ऑफशोर विंड एनर्जी को उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया है, हमें ये भी काम करना होगा। ऑनशोर को हमने काफ़ी हद तक किया है, ऑफशोर को नहीं किया है। ठीक है, एक्सपोर्ट केबल को भी हमें सही से करना पड़े, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है कई बार। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि ऑफशोर विंड को लेकर के, उसको हमें डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन वगैरह उसके अच्छे करने पड़ेंगे, और लोकल लोगों को ये इम्पेक्ट ना करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप कोस्टल रीजन के आसपास लगा रहे हो ना, तो लोकल लोग इसको पसंद नहीं करते, टूरिज्म इसको पसंद नहीं करते, फिशरमैन इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। अब क्या करना चाहिए, तो अलग अलग कमेटी रिकमेंडेशन देती हैं। तो इसमें बोला जाता है कि सबसे पहले तो हमें इफिशिएंट टरबाइन लानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें ओल्ड टरबाइन यूज़ नहीं करनी है। ओल्ड टरबाइन यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम होता है कि वो एक तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, दूसरी बात क्या है कि इफिशिएंटली काम नहीं कर पाती हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वायबिलिटी गैप फंडिंग बहुत ही अच्छा स्कीम होता है। ये क्या है कि अब विंड टरबाइन से हमें पावर जनरेट करना है, तो हमारा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन हम कम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो इन्वेस्टर है वो इसमें पैसे नहीं लगाएगा, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा इसको बनाने में, क्योंकि उसको बेनिफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो भी गैप आ रहा है, जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट है, उसको लगता है कि इसमें 100 रुपये होना चाहिए, पूरा 100 रुपये उसको मिलना चाहिए, बट उसको उससे बेनिफिट हो रहा है 70 रुपये। तो ये 30 रुपये गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको दे दे, जिससे उसके 100 हो जाए, और 30 रुपये दे करके ये वाइबिलिटी जो गैप है ना, इस गैप को वो कम कर दे, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें अच्छा है। और ऑफशोर विंड को हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कुछ सजेशन है, जैसे कि आप टैक्स ब्रेक्स ला सकते हो, जो इसको यूज़ करेगा, उसको इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करेगी, उसको हम टैक्स में बेनिफिट देंगे। ठीक है, एक फ्रेमवर्क अच्छा ला सकते हो, लार्जर टरबाइन ब्लेड यूज़ कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। अब देखो कुछ स्टेप भी लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी आई थी, फिर इसके बाद बात की गई थी नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी की, जो यहाँ पे जैसलमेर में हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा। इसके बाद बात की गई थी कि जो है इंसेंटिव स्कीम हमें लानी चाहिए, इसके जनरेशन को लेकर के, इसके यूटिलाइजेशन को लेकर के। और ये भी एक स्कीम लाई गई थी, ISTS चार्जेस को वेव किया गया था, यानी कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में जो चार्ज होते हैं, जब पावर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजी जाती है तो उसका चार्ज लगता है, तो उसको भी कम किया गया था कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो न्यूज़ शॉर्ट्स में रही हैं, छोटी 10 से 12 न्यूज़ें हैं, देख लेते हैं इसको भी। तो पहला जो टॉपिक है वो है क्रॉप रेसिड्यूज मैनेजमेंट गाइडलाइन। क्रॉप रेसिड्यूज को लेकर के मैनेजमेंट गाइडलाइन आई है। ये ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ही आएंगी। और इसमें क्या चीज़ है कि इन्होंने कहा है कि हम जो है एक्साइड मैनेजमेंट करेंगे पैडी स्ट्रॉ का, स्पेशली जो पंजाब, हरियाणा और यूपी में जनरेट होती हैं, दिल्ली में जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से फैलता है पोल्यूशन, और दिल्ली में ये हर साल का हो गया है बवाल। तो इसको अभी इन लोगों ने कहा है कि हम इसको अब कम करेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं। क्योंकि जब भी आप क्रॉप रेसिड्यूज को बर्न करते हो तो उससे मैथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत सारे, पर्टिकुलेट मैटर और प्लांट न्यूट्रिएंट वगैरह सब जो है एडवर्सली इम्पैक्ट होते हैं, और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट और सॉयल हेल्थ पे। अब ये गाइडलाइन हमें किस तरीके से हेल्प करने वाली है, तो इस गाइडलाइन में हम क्या करने वाले हैं कि एक टेक्नो कॉमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट है ये। अब इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, जो पैडी स्ट्रॉ हैं उनकी हम सप्लाई चेन बढ़िया से बनाएंगे, जिससे कि कई जगह क्या होगा कि ये पैडी एज अ इंडस्ट्रीज में यूज़ हो जाएंगे, तो हम इनको इंडस्ट्रीज में भेजेंगे और इसका बराबर यूज़ हो जाएगा। गवर्नमेंट इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी, किस चीज़ पे, जब आप मशीनरी और इक्विपमेंट लगाओगे अगर पैडी को रिसाइकल करने के लिए, तो उस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी।
अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात करोगे तो ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी इस प्रोजेक्ट के लिए 65% तक का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इंडस्ट्रीज अगर कोई रहेगी तो उसको 25% तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो टोटल कितना होगा 90, और 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फार्मर को, एफपीओज को, इन सब चीज़ों को, जिससे कि ये जो स्कीम है प्रॉपरली वर्क कर जाएगी। ओके। अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो चाहती है कि कोई भी मतलब प्रोजेक्ट उसको मिले, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है कि इस जो प्रोजेक्ट है उसको एक सैंक्शन कमेटी रहेगी, उसके थ्रू अप्रूवल देना है। विदाउट सैंक्शन कमेटी के आप इसको अप्रूवल नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक सैंक्शन कमेटी के द्वारा पहले अप्रूवल मिले, तब स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को उस स्टेट में अप्रूवल दे पाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा किस चीज़ में, मशीन और इक्विपमेंट में, जिसकी हमने ऑलरेडी बात की है, जैसे कि स्पेशली हाई एचपी ट्रैक्टर है, कटर है, टेडर है, ये सब बहुत सी चीज़ें। अब एक्साइड मैनेजमेंट में क्या होगा कि हम बायोमास बनाएंगे पैलेट से, फ्यूल को सब्सटीट्यूट करेंगे थर्मल पावर प्लांट में, हम जो है कंप्रेस्ड बायोगैस भी इससे बनाएंगे, बायो सीएनजी जिसको बोलेंगे, अल्कोहल भी प्रोड्यूस किया जा सकता है स्ट्रॉ से। तो ये सब इसके स्ट्रॉ के बेनिफिट हैं। अब बात आ जाती है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी कि सीसीटीएस। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लाई गई है, जिसमें बात की जाएगी कार्बन ट्रेडिंग को लेकर के। अब देखिए इसमें क्या है कि हम बात करने वाले हैं कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की। ठीक है, तो इसका एम क्या है कि हमें डीकार्बोनाइज करना है इकोनॉमी को कार्बन से फ्री बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा एमिशन है वो 45% तक हम रिड्यूस करने वाले हैं बाई 2030, और किस लेवल पे, 2005 के लेवल पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, सीसीटीएस कब आया था पहली बार, तो 2001 में आया था। इसको बार बार अमेंडमेंट किया जाता रहा है, लेकिन 2001 में आया था। अब इसके क्या जो है हाइलाइट्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए इसकी कुछ की हाईलाइट हैं, जैसे कि इसमें एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। ठीक है, इसमें एक आईसीएमजी भी बनेगा, यानी कि इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड। ठीक है, अब इसमें जो पावर दिया जाएगा इन सब चीज़ों को, वो दिया जाएगा इन्वायरमेंटल सेक्रेटरी को। ठीक है, जो पूरा फंक्शन देखेगा, पूरा जो है गवर्नेंस देखेगा किस चीज़ की, कार्बन मार्केट की। यहाँ पे एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ये भी एक चीज़ है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम करेगा। ये क्या बताएगा आपको, टारगेट्स देगा कि एमिशन को किस तरीके से रिड्यूस करना है। ठीक है, किस तरीके से जो है कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जो है आपको इशू करने हैं। फिर एक यहाँ पे है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि सीईआरसी, ये भी रेगुलेट करेगा सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी को। और ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया रहेगा जो कि रजिस्ट्री करेगा आईसीएम की। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 बॉडी हैं, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार आर्टिकल आया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन मई में आया था, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। कार्बन मार्केट क्या करता है, तो कार्बन मार्केट सिंपली से आप ये कह सकते हो कि एक टूल है जो क्या करता है कि आपका कार्बन एमिशन का प्राइस बताता है कि आपने मान लो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है, तो आपको कितना पे करना है, ये चीज़ बताता है वो। तो एक हिसाब से ट्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स और अलाउंसेस जो है वॉट और सॉल्व किए जाते हैं, आप खरीद और बेच सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब जैसे इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है, आप देखिए, तो इसका जो रियल जीएचजी एमिशन है वो इतना है, जबकि इसको टारगेट दिया गया था कि आप इतना कर सकते हो। ये जो लेवल है ये टारगेटेड लेवल है, तो इसने इतना बचा लिया, तो इसके तहत इसको क्या मिलेगा, इस रेंज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इसने ये अमाउंट जीएसटी बचाया, मतलब जीएचजी बचाया है। इसको भी टारगेट इतना था, लेकिन इसने इतना एक्सेस कर दिया है, तो अब ये क्या करेगा, कंपनसेट करने के लिए इसको जितना इसने एक्सेस किया है उतने के सर्टिफिकेट इसको खरीदने पड़ेगा। तो ये बेचेगा, ये खरीद लेगा, तो बराबर हो जाएगा। तो मतलब एक हिसाब से आप देखोगे तो इस पे पेनल्टी लग गई है क्योंकि इसने ज़्यादा किया है, और इसको उसका इंसेंटिव मिल गया है क्योंकि इसने कम किया है। तो ये सही सिस्टम है एक हिसाब से कि आप ज़्यादा फैला रहे हो तो आप ज़्यादा पे करो। पोल्यूशन होता नहीं है कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, वो वाला बात हो गया। अब इंडिया का जो क्लाइमेट और एनर्जी डैशबोर्ड बनाया गया है 3, किसके द्वारा बनाया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। अब इसमें देखिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ये बताया गया है कि जो डेटा है बहुत सारी चीज़ों का, चाहे वो एनर्जी सेक्टर का हो, क्लाइमेट का हो, या फिर कोई इकोनॉमिक डेटाबेस हो, उसको हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाना है, इसको सबके लिए फ्रीली एक्सेस होगा, और इससे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है किसी भी चीज़ को लेकर के। आप इसको पूरा मॉनिटर कर सकते हो हर चीज़ से। तो ये सब चीज़ें हैं कि डेटा एक बनाया जा रहा है, डेटा डैशबोर्ड,
जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेस रहेंगी, तो आप मॉनिटरिंग कर सकते हो प्रॉपरली आप जो है पॉलिसी बना सकते हो, प्रॉपरली आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि क्या करना है आगे। ठीक, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, क्लाइमेट एनर्जी को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के, ये सब चीज़ें। ओके, अब बात करेंगे कि WMO, ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन, ये क्या चीज़ है। तो WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ओजोन और अल्ट्रावायलेट को लेकर के कुछ बुलेटिन निकाला है, देखेंगे। तो इन्होंने ये बताया कि स्टेडी रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर हो चुकी है। कैसे हो चुकी है देखेंगे, और ये 7 साल के बाद निकाला है ये रिपोर्ट। तो की हाईलाइट यहाँ पे क्या बताया कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और जो उसमें अमेंडमेंट लाए गए हैं, उसने सक्सेसफुली 99% तक ओडीएस को कम कर दिया है। ओडीएस क्या होता है, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी कि ये लॉन्ग लाइव्ड मैन मेड केमिकल हैं जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। लॉन्ग लाइव्ड मैन मेड केमिकल हैं जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि ओजोन में होल हुआ था, और वो होल होता है ओडीएस की वजह से। तो यहाँ पे इसकी बात बताई है कि वो कम हो गया है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई है कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हो गया है कि वाटर वेपर इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में 5 से 10% तक, और जो ओजोन है वो 9, मतलब जैसे अर्थ पे जो ज़्यादातर ओजोन पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है, और वहाँ पे करीब 90% तक अर्थ की ओजोन पाई जाती है। अब बात करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन एनिमल कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा भी टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज का अब आप देखिए कि एनिमल की कम्युनिकेशन तक पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये आप बोलेंगे एनिमल क्यों कम्युनिकेट करते हैं, एनिमल भी कम्युनिकेट करते हैं, समझेंगे इसको। अब देखिए क्लाइमेट चेंज से क्या फ़र्क पड़ रहा है कि केमिकल कम्युनिकेशन चेंज हो रहा है, किसका, मरीन, फ्रेश वाटर, लैंड वेस्ट स्पीसीज, सबका चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है देखेंगे। तो कई बार क्या होता है, जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ कैसे होता है, इन्फो केमिकल से होता है। इन्फो केमिकल क्या है, एक हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट सेंस करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कई लोगों को स्मेल आती है, कि जैसे आप ही हो तो आपको हो सकता है कि पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई चूहा आपके घर में घुसा है, तो आप स्मेल से बता सकते हो कि हाँ चूहा घुसा है। कई लोगों को नहीं होता है। तो उसी तरीके से अलग अलग स्पीसीज में इसी तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम इन्फो केमिकल बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस इन्फो केमिकल के थ्रू पता लगाते हैं चीज़ों का कि कहाँ पे क्या चीज़ है। जैसे कि इन्फो केमिकल में आपके जैसे हार्मोन्स आ जाते हैं, है ना, आपके जो है फेरोमोन्स आ जाते हैं, फिर एलेलो केमिकल आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो सार्क है, तो सार्क क्या करती है, इन केमिकल का यूज़ करके वो प्रे को पता लगा लेती है बहुत दूर से ही। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो केमिकल रिड्यूस करते हैं जिससे पॉलिनेशन को वो अट्रैक्ट कर सकें और साथ ही साथ रिपेल कर सकें जो भी उसको हार्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी जो है इन्फो केमिकल की भी अफेक्ट हो रही है। और अगर ये चीज़ अफेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन हो रही है एनिमल्स के बीच में वो भी तो अफेक्ट हो जाएगी। ओके, अब बात करेंगे फ्लोरा एंड फ्यूना डेटाबेस की। अब ये क्या चीज़ है भाई, फ्लोरा और फ्यूना का डेटाबेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी 664 एनिमल स्पीसीज को ऐड किया गया है, और 399 जो है ये 664 फ्यूना में और 399 फ्लोरा में। अब ऑफकोर्स ये लिस्ट किसके द्वारा आएगी, तो फॉरेस्ट के द्वारा आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अब ये सब कौन करता है, तो देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो फ्यूना की अगर हम बात करें तो फ्यूना जो है वो जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और जब फ्लोरा की बात होती है वो होती है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, रेस्ट, ओके ओके, रेस्ट नहीं, सॉरी। अब जो मैक्सिमम डिस्कवरी, ये जो अभी इतनी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, तो ये जो डिस्कवरी है मोस्टली फ्लोरा और फ्यूना की ज़्यादातर केरला से हुई है। बहुत सारी डिस्कवर्ड हुई हैं, जैसे कि अगर आप नाम चाहो तो, वैसे मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही इतने कठिन नाम हैं और पूछे नहीं जाते इस तरीके से, है ना। तो मिनी ऑप्ट्रक्स प्लेप्सी ये आप पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना, ये नाम है, उनकी कुछ फीचर्स हैं कि कहाँ पे पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट वन है। ओके, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैम्बूसिया एफिनीस। ये क्या चीज़ है भाई, तो आंध्र प्रदेश ने अभी क्या किया है, एक ये फिश का नाम है, इस फिश को स्टेट वाटर बॉडी में उसने रिलीज कर दिया। अभी ये क्यों रिलीज किया है,
क्योंकि ये जो फिश है ये मॉस्कीटो वॉर्न डिजीज से लड़ सकती है और मलेरिया और डेंगू फैलाने से बच सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है, देखेंगे। ये नेटिव है साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस में पाई जाती है, और इसको मॉस्कीटो फिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है एक बायोलॉजिकल एजेंट यूज करती है जिससे मॉस्कीटो कंट्रोल में आ जाते हैं। मल्टीपल कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको इन्वेसिव स्पीसीज डिक्लेयर किया है। इंडिया भी इसको इन्वेसिव स्पीसीज मानती है। इस फिश की ये अच्छी बात है कि इसमें हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है। ये दूसरी कंपीटिंग जो फिशेस हैं या फ्रॉग हैं उन सब के एग खा जाती है, जिससे कि कंपटीशन ही ना बढ़े। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टोबायोसिस। तो देखो इस चीज़ को हमें समझना है, तो क्रिप्टोबायोसिस क्या है, फिर न्यूज़ देख लेते हैं। तो क्रिप्टोबायोसिस को पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार क्रिप्टोबायोसिस है क्या। देखिए, क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी स्टेज है ऑर्गेनिज्म की जहाँ पे आपको लाइफ के कोई विजुअल साइन नहीं दिखते। आपको ऐसे लगेगा कि ये वर्सन तो निपट गया है, अब इसमें कोई जान नहीं है। और ऐसा क्यों होता है कि जब आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो हार्डली मेजरेबल हो जाए, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होता है वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, आपने उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस की। एक ऐसी स्टेज जिसमें ऑर्गेनिज्म मरा नहीं है, बट आप देख नहीं सकते कि उसमें लाइफ है या नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो है उसकी मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव कर सकता है, अगर इस स्टेज में आ गया तो ऑर्गेनिज्म जो है बिना पानी और बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो है एक हिसाब से टेम्पररी डेथ है ऑफ ऑर्गेनिज्म की, जबकि मेटाबॉलिज्म हम बोलते हैं कि ये लाइफ का करेक्टरिस्टिक है, जबकि क्रिप्टोबायोसिस को हम बोल सकते हैं कि टेम्पररी डेथ है ऑर्गेनिज्म की। अब देखो न्यूज़ में ये क्यों रहा है वो बता देते हैं आपको। क्योंकि अभी क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने क्या किया है कि माइक्रोस्कोपिक वॉर्म था जो कि आज से करीब 46,000 साल पहले फ्रोजन हो गए थे। कहाँ पे? साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में। तो उनको वो वापस लाइफ दे रहे हैं, ठीक है, वापस ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि क्रिप्टोबायोसिस एक्टिविटी हुई, यानी कि उनमें मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाहुबली कैटल फेंसेस। अब भाई ये क्या चीज़ है? जस्ट अ मिनट। बाहुबली कैटल फेंसेस। ओके, तो बाहुबली कैटल फेंसेस में क्या है कि ये भाई रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वालों ने लॉन्च किया। इसमें क्या किया है कि ये कैटल को रोड क्रॉसिंग पे लाने से रोकने के लिए है, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो, ना तो कैटल का और ना किसी इंसान का। अब ये बैम्बू से बनाया जाता है। इसमें एक ऑयल है जिसका नाम है क्रोसोटे, उसको मिक्स किया जाता है और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के द्वारा रिसाइकल करके इसको कोटेड किया जाता है। इसको रिसाइकल किया जाता है पहले और फिर कोटेड कर दिया जाता है इस चीज़ से, तो ये एक स्टील जैसा बन जाता है। ठीक है, और इससे कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न भी नहीं है, कोई इशू भी नहीं है इन्वायरमेंटली। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सल्सोशा ओफोसिटिफोलिया। ठीक है, और फिर ये है डेसफोंटेनिया। ये एक न्यू स्पीसीज है किस चीज़ की? सिरप्स की। ये पेरिनिलियल सिरप है, यानी कि पूरे साल पाया जाता है सलाइन वाटर में, एरिड में और सेमी एरिड इन्वायरमेंट में इजीली जो है ग्रो हो जाता है। जनरली गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। ये प्रोस्टेट है, यानी कि वुडी प्लांट है और इसमें कोई हेयर नहीं होते हैं। इसकी बहुत सारी और भी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि सलसोफा काली, सलसोफा हेटमानी, ऐसे करके प्ला तो ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है होलोबायोंट। होलोबायोंट क्या होता है तो इसको देखेंगे ये क्या चीज़ है। तो होलोबायोंट को सिंपल भाषा में समझते हैं कि एक हिसाब से ये होस्ट है जो सारे माइक्रोब्स को लाइफ दे रहा है। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी माइक्रोब होस्ट, मतलब ऐसे कि ये एक चीज़ हो गई, इसमें मान लो 10 लोग रहते हैं, एक कॉलोनी हो गई और उसमें 10 लोग रह रहे हैं, तो वो 10 लोग बहुत ज़्यादा ही सिम्बायोटिक रिलेशन से एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। यानी कि अगर उसमें से एक को भी कुछ इशू हुआ तो 10 के 10 को वो इशू फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके का उसको बोलते हैं हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो ये एक हिसाब का होलोबायोसिस बायोडेंट क्या हो गया
कि कोई एक होस्ट है जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स रह रहे हैं और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। ओके राइट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि जो एक बैक्टीरिया होता है रूट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के रूट में पाया जाता है, तो उसका भी सेम काम है, ठीक है। और जो इनका जेनोम हम निकालते हैं उसको बोलते हैं होलोजेनोम। ओके, अब बात हम करेंगे ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर ये एक रिपोर्ट आई है जिसकी हम बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की है। थीम था मैपिंग रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब क्या हाईलाइट रही हैं, तो इन्होंने ये बताया है कि देखिए जो डिजास्टर हैं वो 5-fold इंक्रीज या 5 गुना बढ़ गए हैं पिछले 50 सालों में। 80% जो इंक्रीज हुए हैं, क्रॉप फेलियर इंक्रीज हुआ है, हंगर इंक्रीज हुआ है, स्पेशली अगर हम बात करें सब सहारा अफ्रीकन में, साउथ ईस्ट एशिया में। अब ये क्यों हुआ है, ड्रॉट की वजह से ये क्रॉप फेलियर हो गए हैं। तो क्रॉप फेलियर देखने को मिल रहा है 80% तक। जो 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 आप कह सकते हैं कि जो डिजास्टर हैं वो भी 5-fold इंक्रीज हो गए हैं। ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं रेजिलियंस को लेकर के, उसमें इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हीट एक्शन प्लान है। साहिल रीजन का ग्रीन ग्रेट वॉल है, मतलब ग्रेट ग्रीन वॉल बनाया उन्होंने जिससे कि डेजर्टिफिकेशन और ज़्यादा ना फैल सके। रेजिलियंस को तो आप समझते होंगे कि कोई ऐसा सिस्टम जो आप जैसे किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर सके, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम रेजिलियंस बोलेंगे, ठीक है। अब DRR का मेन एम क्या है, तो देखिए DRR का एम क्या है कि हमें जो है रिड्यूस करना है, किस चीज़ को रिड्यूस करना है, जो भी नेचुरल हजार्ड्स जैसे हमारी किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज करते हैं, तो उनको हमें मिनिमाइज करना है। अब कैसे मिनिमाइज करेंगे, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, साइक्लोन आ गया, तो इन सबको हमें पहले तो कोशिश करना है कि ना आए, कम आए, और अगर आ रहे हैं तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, वो चीज़ इसमें बात की जाती है। अब रिकमेंडेशन क्या दी जाती है, इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन भी दी जाते हैं कि अर्लियर जो हमें रेजिलियंस और एडेप्टेशन पे बात तो करते थे, ठीक है, तो हमें जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसमें बात तो करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिलियंस और एडिप्टेशन में केवल बात नहीं, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, जिससे कि जो हजार्डस इम्पैक्ट होते हैं वो बचाए जा सकें। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो जो रेजिलियंस है, ठीक है, वो रेजिलियंस है, तो हमें रेजिलियंस बनाना है, तो रेजिलियंस कैसे बनेगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट हमें रेजिलियंस और एडेप्टेशन दोनों के लिए लाना है, और दोनों सेक्टर से लाना है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों से, तब जा करके ये बढ़िया काम करेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वच्छ फॉर स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ओके, कहाँ है ये, तो 14 हो गया यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये रहेगा। ओके, स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन इंडिया। इंडिया में फायर सर्विस को अब हमें मॉडर्नाइज करना है, तो ये ऑफकोर्स होम मिनिस्ट्री यानी कि होम अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें बात की गई है प्रिपेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंडिंग विंडो। इसकी एक विंडो ओपन की गई है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लो, आपको इसमें फंडिंग की जाएगी, और वो भी कैसे, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत। अब ये जो फंड है 2005 में बना था। इंडिया ने अभी अपना अप्रोच शिफ्ट कर दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के। पहले ये शिफ्ट मतलब क्या था, रिलीफ सेंट्रिक और रिएक्शनरी रहता था, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि हमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को जो है कैसे करना है, इसमें हमें रिलीफ सेंट्रिक नहीं रहना है। सबसे पहले तो हमें रिस्क को, मतलब जो डिजास्टर है उसको ही कम करना है, फिर हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम पे फोकस करना है, प्रिवेंशन पे फोकस करना है, मिटिगेशन पे फोकस करना है, और प्रिपेयरनेस करना है ग्राउंड लेवल पे। यानी कि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो आपको अब काम करना है इन सब चीज़ों पे कि जिससे ये डिजास्टर ही आने कम हो जाए, ना कि जब आ गया तो हम किसी को मॉनेटरी पॉलिसी देके उसको सही कर दें। और ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम कैसे आई है, 15 फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे बनाई गई है, जिसमें 12.5% तक का फंड दिया जाएगा। मतलब कैसे, जो अगर NDRF में 100 रुपये है तो 12.5 रुपये दिया जाएगा। फीचर क्या है, देखो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो मॉडर्नाइज करना है फायर सिस्टम को, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, किस चीज़ के लिए, एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस को लेकर के। अब इसमें कुछ इशू आ रहा है क्या, तो देखते हैं भाई क्या कुछ इशू है या नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
तो इन्होंने ये बोला है कि 500 करोड़ तो हम जो है इसमें किस चीज़ के लिए रखेंगे, इंसेंटिवाइज के लिए रखेंगे, कि जो स्टेट बहुत अच्छा काम करेंगे उनको हम इससे पैसा देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ अगर इस स्कीम का फ़ायदा लेना है तो उन्हें 25% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने बजट से, और नदर्न ईस्टर्न स्टेट और हिमालय रीजन के लिए 10%। ओके, अब अर्थक्वेक स्वयं की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी करीब 2200 अर्थक्वेक आए हैं आइसलैंड में 24 आवर्स में। ऐसा कैसे? तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि आइसलैंड आप देखोगे तो यूरोप का एक लार्जेस्ट और मोस्ट वॉल्केनिक रीजन है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बीच में आप देखेंगे आइसलैंड जैसे इधर पे है, तो यहाँ पे एक मिड अटलांटिक रिज है जहाँ पे प्लेट्स का डाइवर्जन हो रहा है। जो आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट, जैसे मान लो ये प्लेट है तो यहाँ से ये दूसरी साइड जा रही है, दूसरी साइड जा रही है, तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। अब प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, डाइवर्जन प्लेट है, तो उस वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। यहाँ पे दो ये मेन इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक पॉइंट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब अर्थक्वेक क्या है? हम कह सकते हैं कि सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड। अब क्यों? सेस्मिक वेव की वजह से। सेस्मिक वेव क्या होती हैं? पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव। ठीक है, तो ओके, तो एस वेव जो है केवल सॉलिड में ट्रेवल करती है, बाकी जो है तीनों में ट्रेवल करती हैं। इसके बाद जो अर्थक्वेक स्वैम्प है उसको क्या बोलेंगे? जब बहुत सारे अर्थक्वेक विद इन मतलब शॉर्ट पीरियड में आ जाएं तो उसको हम बोल देते हैं अर्थक्वेक स्वैम्प। जैसे मान लो एक अभी आया 24 घंटे में 2200 आए, उसको हम अर्थक्वेक स्वैम्प बोल देंगे। ये कई कई बार डिपेंड करता है, ऐसा नहीं बोलेंगे मतलब जैसे एक दिन में ही आ गए या फिर एक वीक में आ गए, एक मंथ में आ गए, तो इस बेसिस पे इसको काउंट किया जाता है अर्थक्वेक स्वैम्प, है ना। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये जो होते हैं इसमें लो या मॉडरेट मैग्नीट्यूड के ही होते हैं, लेकिन कई बार एक दो कोई हार्ड या फिर लार्ज मैग्नीट्यूड के भी आ जाते हैं। ज़्यादातर इनकी डेप्थ शैलो होती है, बहुत कम डेप्थ से आते हैं, और ज़्यादातर ये फॉल्ट सिस्टम के आसपास से ही आते हैं। ओके राइट, तो अभी हमारा जो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ क्लाउड। अब सेल्फ क्लाउड क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। देखिए सेल्फ क्लाउड के बारे में बात करते हैं। सेल्फ क्लाउड को कई बार जो है अर्कस क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये क्या चीज़ है सेल्फ क्लाउड? तो आप ऐसे कह सकते हो कि सेल्फ क्लाउड क्या है कि इसमें एक पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम होता है, अब जिससे एक बॉल क्लाउड टाइप का बन जाता है, फ्यूनल क्लाउड बन जाता है। अब ये कैसे बनता है तो देखते हैं। तो आप देखोगे कई बार क्यूमुलम्बस क्लाउड जब होते हैं तो उनके नीचे क्या होता है, वो बहुत डेंस होते हैं और वर्टिकली होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बारिश भी करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है आप देखेंगे कि जब कोल्ड डाउन ड्राफ्ट चल रहा है, मतलब कोल्ड एयर नीचे जा रही है, ठीक है, कहाँ से? क्यूमुलम्बस क्लाउड से। और ग्राउंड पे क्या है? वार्म एयर है। यहाँ पे ये देखो, इसको हम एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे। मान लो ये कोल्ड एयर आ रही है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे जो है ग्राउंड पे है वार्म एयर। तो ग्राउंड पे जो वार्म एयर है, अब ये एयर क्या करेगी? ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि ये तो ऊपर जाएगी, ये तो भारी है तो नीचे आएगी, कोल्ड एयर भारी होती है। तो ये पुश करता है ग्राउंड को ऐसे कि हाँ हमें ऊपर जाना है। तो उसी की वजह से क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे एयर राइज होती है, वाटर पेपर कंडेंस हो जाता है, और एक हिसाब से आपको क्लाउड जैसा देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लाउड। ये देखो इस तरीके से, है ना, क्योंकि ये एयर ऊपर जा रही है तो कंडेंसेशन होने लगता है, और इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लाउड। अब बात हम करेंगे कास्ट प्लेट्यू की। कास्ट प्लेट्यू को कभी यार पत्थर बोलते हैं, कई बार वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं, जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। और ये बायोस्फीयर जो है ना हमारा वेस्टर्न घाट, उसके अंतर्गत ये आता है। अब इसमें क्या चीज़ हो गई है जो इतना ये न्यूज़ में आया है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक जो इसका नाम है वो एक कासा ट्री है, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा है। ये जो है इग्नियस रॉक से बना हुआ है, और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में जगह मिली हुई है। अब हम बात करेंगे यूरेलाइट्स की। यूरेलाइट्स क्या है भाई? तो ये एक मेट्रोइड है, मेट्रोइड है। ये कहाँ से आया है? जहाँ मतलब इस मेट्रोइड से क्रेटर बना है, यानी कि ये मेट्रोइड हमारे अर्थ को स्टक किया था। कहाँ पे जिससे बनाया? ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश में है, जो कब कब स्ट्रक किया था? आज से करीब 1700 से लेकर के 2500 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, अगर आप देखें तो एशिया का ये लार्जेस्ट, तो दुनिया का 7वां लार्जेस्ट क्रेटर है। मतलब यानी कि ये जो मेट्रोइड हैं ये बहुत बार अर्थ पर टकरा जाते हैं, और उससे अर्थ में बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 3 मीटर का इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, जो सबसे मेजरली इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया में स्पेशली, तो एक रामगढ़ राजस्थान में, दूसरा
लूनार महाराष्ट्र में, और तीसरे की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो जो यूरेलाइट्स होते हैं वो प्रिमिटिव मेट्रोइड्स हैं, ठीक है। उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे सिलिकेट रॉक है, ओलिवाइन है, पायरोक्सिन है, मेटल सल्फाइड है, तो ये बहुत सी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे एंथ्रोपोसीन एपोच, मतलब ये कुछ हिसाब से, एक हिसाब से फेजेस होते हैं अर्थ के। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखते हैं तो इनको 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। इसकी बात हम करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि क्या है। तो एंथ्रोपोजेनिक पोशिन एपोच की शुरुआत हो चुकी है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है 1950 से। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि जो सेडिमेंट स्टडी किए गए हैं क्रॉफोर्ड लेक में, वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि एविडेंस बता रहे हैं कि अब जो है एंथ्रोपोशीन एपोच की बिगनिंग हो चुकी है। अब ऐसा क्यों बता रहे हैं भाई वो, क्योंकि ये जो लेक है, इस लेक में क्या, इस लेक को क्यों चुना है सबसे पहले तो ये मीरोमैक्टिक लेक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें वाटर मिक्स नहीं होता। जब ये क्या है, सेडिमेंट से बना हुआ है, तो वाटर इसमें मिक्स नहीं होती, तो अलग अलग लेयर इस पे बनती जाती हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है। और अभी यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो सेडिमेंट है, इससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इसके जो सेडिमेंट प्रिजर्वेशन है, सेडिमेंट जो बन रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, और यही जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या करें अब, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अर्थ का इकोसिस्टम है वो बहुत रेडिकल चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे बहुत सारे आपको फिनोमेना देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ओशियन ओसिडिफिकेशन, मास स्केल सॉइल इरोजन। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कई लोग इससे डिसएग्री भी होते हैं, कुछ लोग एग्री भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है पता नहीं। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि 5 जियोलॉजिकल टाइम स्केल में चीज़ें चलती हैं, जिसमें ईयॉन्स, एपोच, एराज, पीरियड और एजेस होती हैं। ऑफिशियली अगर हम देखें तो हम लोग जो है पेंजोइक एवन में है, कैनोजोइक एरा है, ये वाला पीरियड है, होलोसीन एपोच है, और मेगालयन एज में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।